हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ओके, ये नीट स्पेशल बैच चल रहा है, इसमें हम टोटली फोकस्ड है बच्चे नीट के लिए। ओके, शुरू करते बच्चों। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमें एक्चुअली बच्चे फोर्स पर बेस्ड कॉन्सेप्ट देखने होते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया, राइट बच्चे, इनर्शिया जो होता है मास की प्रॉपर्टी होती है। इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मास। ठीक है, और इनर्शिया होता क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट में अपनी करंट पोजीशन को चेंज करने की जो चेंज में अपोज का जो टेंडेंसी होती है, इसको इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट जिस भी स्टेट में है वो अपनी स्टेट चेंज करना नहीं चाहता है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। राइट? तो बेटा देखो, इनर्शिया क्या है? इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू अपोज any change in its current state। ठीक है, तो बच्चों इनर्शिया कितने टाइप होता है? टाइप्स ऑफ इनर्शिया देखो, एक तो होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पर है और वो रेस्ट पर ही रहना चाहेगी। क्लियर? कैसे रहना चाहेगी? रेस्ट पर। तो ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट रेस्ट and will oppose any change। ओके, सेकंड देखो बच्चे, सेकंड होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट अगर किसी वेलोसिटी से जा रही है तो वो अपनी वेलोसिटी को चेंज करना नहीं चाहेगी। मतलब जिस स्टेट ऑफ मोशन में ऑब्जेक्ट है उसी स्टेट में रहना चाहती है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होगा? इनिशियली ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ मोशन। क्लियर? तो वह अपनी मोशन का अपोज करेगी। तीसरा टाइप होता बच्चे, इसी का सबसेट एक्चुअली, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि अगर आप चाहें कि ऑब्जेक्ट एक गिवन स्पीड से जा रही है, हम उसकी स्पीड चेंज ना करें, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करें, तो बेटा डायरेक्शन भी अपनी चेंज करना नहीं चाहती है ना? तो क्या होगा? The opposition offered by object to change in its current direction। राइट? तो अपनी करंट डायरेक्शन को भी चेंज करना नहीं चाहेगी। क्लियर? तो बेटा इसके बाद हम देखते हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहां होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन कहां होता है। देखो, जैसे मान लो एक बाइक के ऊपर कोई पर्सन बैठा हुआ है, राइट? उसके पीछे जो पिलियन राइडर होता है वो बैठा हुआ है। अगर बाइक वाला सडनली गाड़ी चला देता है और पीछे वाला अगर अच्छे से पकड़ के नहीं बैठा है तो गिर जाता है। वो क्यों गिर गया? क्योंकि उसका इनिशियल पोजीशन क्या था? रेस्ट में था, और सडनली गाड़ी आगे चली गई। तो लोअर पार्ट क्या है? रेस्ट में ही रहना। लोअर पार्ट गाड़ी के साथ बढ़ गया, बट अपर पार्ट रेस्ट में ही रहना चाह रहा है, इसलिए वो गिर गया।
दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे मान लो बच्चों, बस में आप लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, और बस ड्राइवर सडनली ब्रेक्स लगा देता है, तो क्या होगा? जो हमारा लोअर पार्ट है जो बस के डायरेक्ट कांटेक्ट में है वो तो बस के साथ रुक जाएगा, लेकिन अपर पार्ट क्या करेगा? अपनी स्टेट में चेंज करने का अपोज करेगा, इसलिए जैसे जा रहा है तो अपर पार्ट आगे बढ़ जाएगा, इसलिए हम गिर जाते हैं। इसीलिए बच्चों, जब भी किसी बस या ट्रेन से लोग उतरते हैं, अगर वो रुकी नहीं है, हल्की सी चल रही है, तो चलने की डायरेक्शन में फेस करके उतरना सेफ होता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में फेस करके उतरोगे या वर्टिकली उतरोगे तो गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये इसके कॉन्सेप्ट हैं। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में ये होता है कि जैसे पहाड़ियों पे टर्न लेती हैं जब गाड़ियाँ, तो जैसे आप गाड़ी में खड़े हैं और ड्राइवर सडनली बस को टर्न देता है, तो आपके लिए बाहर की तरफ एक पुश लगता है, ठीक है। तो ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का हो गया। इसको आगे जाके हम स्यूडो फोर्स में भी पढ़ेंगे बच्चों। अब देखिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। बच्चों, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ये क्या कहता है? किसी भी ऑब्जेक्ट में जो इनर्शिया है उसके कारण ऑब्जेक्ट अपनी करंट स्टेट का चेंज का अपोज करेगी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है इट विल रिमेन एट रेस्ट, और अगर वो मोशन में है तो इट विल रिमेन इन मोशन विद द सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन। कब तक? Until and unless a net external non-zero force is applied on it, है ना। तो if an object is in the state of rest, or in state of motion, ओके, या तो रेस्ट में है या मोशन में है, देन इट विल रिमेन एट रेस्ट और विल कीप ऑन मूविंग with the same speed and in same direction until and unless a net external non-zero force is applied on it. ओके, तो ये है बच्चों फर्स्ट लॉ। क्लियर? तो ये बताता है कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए ऑब्जेक्ट पे वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। अब आता है बेटा सेकेंड लॉ, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम। सेकेंड लॉ, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट। सेकेंड लॉ ये बताता है कि अगर उसका मोमेंटम चेंज होगा तो कितना होगा, है ना। तो सेकेंड लॉ बताता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the net external force applied on the object. The rate of change of linear momentum is directly proportional
टू द नेट एक्सटर्नल force applied on it, force on it। तो बच्चे F एक्सटर्नल किसके बराबर होगा? ये होगा dp अपॉन dt, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो बच्चों इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। तो बच्चों सेकेंड लॉ में हमने क्या पढ़ा कि F एक्सटर्नल किसके बराबर होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। तो हम जानते हैं कि जो लीनियर मोमेंटम होता है वो होता है m वेक्टर v। तो यहां लिखा जा सकता है F एक्सटर्नल इक्वल्स टू d अपॉन dt m वेक्टर v। तो बच्चे ये आ जाएगा m dv अपॉन dt। अगर मास कांस्टेंट है तो m dv अपॉन dt, और अगर मान लो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो प्लस v dm अपॉन dt। ये बच्चे एक्चुअल कंप्लीट रिलेशन होता है ना। फिर आगे लिखा जाता है इफ मास क्या बच्चे? कांस्टेंट। अगर मास कांस्टेंट ले ले तो dm अपॉन dt हो जाएगा 0, है ना। dm अपॉन dt हो गया 0। तो F एक्सटर्नल क्या आ जाएगा इससे? m और dv अपॉन dt होता है एक्सिलरेशन। तो बच्चे यहां से हमें रिलेशन मिलता है m इंटू वेक्टर a। क्लियर? ये रिलेशन हमें मिलता है। अब करते हैं थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ, इसका एक और नाम है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो बच्चों ये क्या बताता है? ये बताता है कि एवरी एक्शन, एक्शन मतलब फोर्स, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्लियर? तो बच्चों इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्स, एक्शन रिएक्शन फोर्स। देखो क्या प्रॉपर्टी होती है। पहली बात तो यह है, दीज फोर्सेस ऑलवेज एक्ट इन पेयर, ये हमेशा पेयर में लगेंगे, एंड ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एंड ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सेकंड क्या बताता है? पहला तो हो गया पेयर में लगेंगे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट में लगेंगे, है ना। दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। कैसे होते हैं? अपोजिट होते हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन। अब बच्चों डायरेक्शन में अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, बट डू नॉट कैंसिल ईच अदर, है ना। बट
डू नॉट कैंसिल ईच अदर। अब क्यों कैंसिल नहीं करते हैं? बिकॉज डज नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी। डज नॉट एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। तो बच्चों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होने के बाद भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं बिकॉज एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर एक्ट करते हैं। तो बच्चों ये हैं न्यूटन्स के तीनों लॉ। अब इसका एग्जाम्पल है, जैसे मान लो जब हम बोट से उतरते हैं तो बोट को पैरों से पीछे की तरफ पुश करते हैं और बोट हमें आगे की तरफ पुश करती है तो हम उतर पाते हैं। ठीक है। जब बच्चे स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग को के टाइम पे जो स्विमर होता है वो पानी को पीछे की तरफ धकेलता है और पानी स्विमर को आगे की तरफ धकेल देता है, पुश कर देता है। सिमिलरली बच्चों जो एरोप्लेन है, ठीक है, एरोप्लेन या हम देखें कि इसका रॉकेट का बेस्ट एग्जांपल है कि रॉकेट में गैसेस पीछे जाती है तो रॉकेट को आगे की तरफ पुश करती हैं। ठीक है। बुलेट की केस में भी यही होता है, बुलेट पर आगे फोर्स लगता है, गन पे पीछे फोर्स लगता है ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं एक्शन रिएक्शन के। अब बच्चों इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए जैसे मान लो एक बच्चे हमारे पास एक आयरन की डिस्क है जिसका मास कैपिटल एम है ना। इस पर हम बुलेट्स फायर कर रहे हैं, बुलेट्स आर फायर्ड, ठीक है, विद स्पीड v। क्लियर। क्वेश्चन है इफ बुलेट्स are fired on the iron disc of mass capital M to keep it balanced in air. Clear? Considering that just after collision bullets stops, है ना। find number of bullets each of mass m kg to be fired per minute। ठीक है। तो क्वेश्चन यह है कि कितनी बुलेट पर मिनट उस डिस्क पे मारनी पड़ेंगी, फायर करना पड़ेंगी ताकि हवा में लटकी रहे। तो बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब बुलेट इसमें हिट हुई तो इनिशियली इसका लीनियर मोमेंटम था mv और फाइनली रुक गई तो हो गया 0। तो इसका चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना हुआ बुलेट का? 0 माइनस mv। जितना लीनियर मोमेंटम बुलेट का चेंज हुआ एक बुलेट का, उतना ही लीनियर मोमेंटम इसने इसको ट्रांसफर कर दिया, है ना। तो अगर पर सेकेंड n नंबर ऑफ बुलेट्स फायर होती हैं तो देखो हम क्या लिखेंगे, इफ n बुलेट्स आर फायर्ड पर सेकेंड, है ना, देन the rate of linear momentum transferred to the disk ये होगा बच्चे dp अपॉन dt इक्वल्स टू n इंटू mv, है ना। तो बच्चों यहां से हमें नंबर ऑफ बुलेट्स मिल जाएंगी। अब यही किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा, जो हमारा इसका डिस्क का मास है। तो बच्चों n क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा mg अपॉन m इंटू
v। अगर स्मॉल m ग्राम में है तो इसको हमें केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बुलेट्स फायर्ड पर मिनट, बुलेट्स फायर्ड पर मिनट ये आ जाएंगी mg अपॉन mv इंटू 60, क्योंकि 60 सेकेंड इक्वल्स टू 1 मिनट, तो इतनी बुलेट्स पर मिनट फायर करनी पड़ेंगी, है ना बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है। अगर इसी क्वेश्चन में लिखा होता कि बुलेट्स बाउंस बैक विद द सेम स्पीड, तो यहां पर mv की जगह क्या जाता है 2mv, क्योंकि mv जाने का और mv आने का, तो चेंज होता ट्वाइस ऑफ mv, है ना। तो ये है बच्चे जो बुलेट वाली केस है उसका क्वेश्चन, है ना। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। जो वेरिएबल मास का क्वेश्चन है इसमें एक क्वेश्चन होता है रॉकेट का, ठीक है, और एक होता है सैंड वाला, है ना। तो ये जब आप NLM का एप्लीकेशन कर लेते हो तब ज़्यादा अच्छे से हम कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, है ना। तो ये हमने बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट पढ़े, तीनों बेसिक के, है ना। अब एक अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन है बच्चे आपके पास, जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है ना, स्मूथ सरफेस है, और यहां पर एक स्ट्रिंग जा रही है पुली के ऊपर से, है ना। एक अनदर ब्लॉक हैंगिंग है। आपसे पूछा गया, देखो, इफ पुली इज massless and frictionless, ठीक है, स्ट्रिंग इज आइडियल। आइडियल का मतलब इनएक्सटेंसिबल, ठीक है, एंड नेग्लिजिबल मास की। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, है ना। तो बच्चों यहां देखो क्या होगा, स्ट्रिंग में हमेशा टेंशन पेयर में एज्यूम किया जाता है ना। अगर ये आइडियल स्ट्रिंग है तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन सेम होगा। अब बच्चे इसमें यहां डाउनवर्ड्स फोर्स लग रहा है mg, टेंशन है t, तो नीचे आएगा किसी एक्सेलरेशन a से। सिमिलरली बच्चे ये आगे जाएगा ये एक्सेलरेशन से, क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। तो अब देखिए इसमें आपको क्या देखना है कि जिस डायरेक्शन में ब्लॉक एक्सीलरेटेड है उस डायरेक्शन के फोर्स को बड़ा मान लो। तो बच्चे नीचे की तरफ एक्सीलरेटेड है तो हम लिख सकते हैं स्मॉल m ब्लॉक के लिए यहां लग रहा है t, यहां लग रहा है mg, ये एक्सेलरेशन a। तो सेकेंड लॉ क्या बताता है, सिग्मा f इक्वल्स टू m इंटू a। तो बच्चों इसमें दो ही फोर्स लग रहे हैं, तो ये हो गया mg माइनस t इक्वल्स टू m इंटू a। इसको इक्वेशन 1 लेते हैं, है ना। अब हम कैपिटल M ब्लॉक के लिए देखते हैं। यहां पे लगे बच्चे कैपिटल T, इसका एक्सीलरेशन a है, तो हो गया t इक्वल्स टू ma। इक्वेशन 1 और 2 के वैल्यू पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, mg माइनस ma इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू a। तो यहां से उस साइड ले जाएंगे, आ जाएगा mg कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू a आगे बच्चे अपने पास क्या, mg अपॉन है ना। तो बच्चे ये हमने आपको प्रॉपर इक्वेशंस बना के करा दिया, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों ये एक पुली है और यहां पर एक मास है और एक मास यहां है, ठीक है।
this is M1, this is M2. Pulley and string are ideal. Right? Find acceleration. ठीक है, ऑफ ब्लॉक्स. ठीक है, तो बच्चे जनरल सा क्वेश्चन है, ये एक ही स्ट्रिंग है पूरी, है ना. इस ब्लॉक पे देखो नीचे क्या लगेगा M1G, ऊपर क्या लगेगा T. तो बच्चे यही टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग ट्रांसफर हो जाएगा, यह लगेगा M2G. अब जो भी हैवी होगा, अगर M1 हैवी है M2 से तो M1 नीचे आ जाएगा, है ना. तो हमने एज्यूम कर लिया कि लेट M1 इज हेवियर देन M2, देन तब बच्चे ये नीचे आ रहा होगा A एक्सेलेरेशन से, ये ऊपर जा रहा होगा A एक्सेलेरेशन से, है ना. तो फर्स्ट बॉडी के लिए हम इक्वेशन बनाएंगे M1G माइनस T M1A. सेकेंड के लिए बनाएंगे T माइनस M2G M2A. एडिंग इक्वेशन 1 and 2, T कैंसिल हो जाएगा, M1 माइनस M2G M1 प्लस M2 इंटू A. तो बच्चों यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा M1 माइनस, है ना. तो बच्चे इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नेट पुलिंग फोर्स. क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू नेट पुलिंग फोर्स अपॉन मास ऑफ ऑल द ब्लॉक्स इन मोशन, है ना. ठीक है, तो बच्चों ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया. अगर हम यहां से टेंशन निकालना चाहें तो टेंशन भी निकल सकता है फ्रॉम इक्वेशन 1. T इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, M1G माइनस M1. A की वैल्यू रख देते बच्चे, ये ठीक है. तो ये आ जाएगा, यहां से M1G कॉमन ले लो, यहां बचेगा 1, तो M1 प्लस M2 माइनस, है ना. तो बच्चों T आ जाएगा 2 M1 M2G. दिस विल बी द नेट टेंशन. अब बच्चों अगर यहां पे टेंशन पूछा जाए तो इसको हम T डैश लिख सकते हैं. तो T डैश की वैल्यू ट्वाइस ऑफ T के बराबर हो जाएगी, तो यह 4 हो जाएगा, है ना. तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है ना. इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे फर्दर क्वेश्चंस इसके, ठीक है.